हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका अंतिम भाग कर रहे हैं जो कि है भारत की वस्त्र परंपराएं। पिछले वीडियोस में हमने बात कर ली थी कशीदाकारी की, हमने बात करी फुलकारी जो कि पंजाब से संबंधित है, हमने बात करी कसूती की कर्नाटक में और कांथा की बात करी बंगाल के संदर्भ में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे चिकनकारी और चंबा रुमाल की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए कशीदा की हम बात कर रहे हैं। कशीदा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कश्मीर में कशीदाकारी के लिए किया जाता है। कशीदाकारी यानी कि कढ़ाई यानी कि एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो कशीदाकारी जब कश्मीर में की जाती है तो उसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? कशीदा का। हमने फुलकारी का प्रयोग किया था पंजाब के लिए, कर्नाटक में हमने किसका प्रयोग किया था? कसूती का। बंगाल के लिए हमने किसका प्रयोग किया था? कांथा का। उसी तरह से कश्मीर के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? कशीदा का। दो सबसे महत्वपूर्ण कशीदे हैं सुजनी और जलदोजी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सुजनी और जलदोजी क्या हैं। देखिए बच्चों, इस लेसन में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और समय समय पर साथ साथ में ही नोट करते जाइए ताकि आपको लर्न करने में आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए कश्मीर जो है वो ऊन की भूमि है। जब हमने 3 मुख्य रेशों की बात की थी, कपास, ऊन और रेशम की, उस दौरान भी हमने ऊन की बात की थी कश्मीर के संदर्भ में। तो कश्मीर में ये जो कशीदा है ये मुख्यतः ऊनी कपड़ों पर किया जाता है। फिर चाहे वो महीन शालें हों यानी बिल्कुल जो पतली पतली शालें हों या मध्यम मोटाई के लबादे हों जैसे किरण या मोटे नमदे हों, जिनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? फर्श पर बिछाने के लिए किया जाता है। सब पर कशीदे किए जाते हैं। शालों और महीन ऊनी कपड़ों पर कशीदाकारी को आरंभ का मूल शायद उन दोषों की मरम्मत से हुआ है जो बुनाई के दौरान बन जाते थे। यानी कि अगर हम बात करें कि इसका आरंभ कैसे हुआ, कशीदे का कैसे आरंभ हुआ था कि जब ऊनी कपड़े बनाए जाते थे या महीन शालें बनाई जाती थी तो उनकी बुनाई के दौरान कुछ उसमें दोष रह जाते थे, तो उन दोषों की मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कशीदे का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि देखिए कोई शॉल बन गई या कोई ऊनी वस्त्र बन गया, अब अगर उसमें कोई दोष है तो उसे अनुपयोगी समझने की बजाय उसकी मरम्मत की जा सकती थी। किसका प्रयोग करके? कशीदे का प्रयोग करके। और यहीं से फिर कशीदाकारी का आरंभ हुआ होगा। बाद में बुनाई के बहुरंगी पैटर्नों की नकल की गई जिसमें चीनी कशीदाकारी की शैलियाँ भी शामिल की गई, जैसे सैटिन स्टिच और लंबा तथा छोटा स्टिच। ये कशीदाकारी की कुछ शैलियाँ हैं। बाद में धीरे धीरे दोषों की मरम्मत करने के साथ साथ कुछ डिज़ाइनों को भी अपना लिया गया, कुछ अलग अलग कशीदाकारियों को भी अपना लिया गया और उसमें कुछ स्टिच का प्रयोग किया गया। जो टाँके हैं वो कौन कौन से हैं? सैटिन स्टिच और लंबा तथा छोटा स्टिच। अब हम बात कर रहे थे ना कि 2 मुख्य कशीदे हैं जिसमें पहले नंबर पे था सुजनी और दूसरा कौन सा था? जलदोजी। तो सुजनी जो कशीदा है उसमें सारे के सारे स्टिच यानी कि टाँके शामिल हैं जो सतह पर सपाट होते हैं और कपड़े के दोनों और समरूपता से दिखते हैं। यानी कि हम चाहे आगे देखें चाहे पीछे देखें, दोनों ही और ये समरूपता को यानी एक जैसे रूप को दिखाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सुजनी की। यह कशीदा रेशम के धागों से भिन्न भिन्न रंगों और शेडों में किया जाता है ताकि जो डिज़ाइन है वो प्राकृतिक दिखाई दे, बिल्कुल नेचुरल दिखाई दे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। बुनाई के लिए प्रयुक्त जो ट्विल टेपेस्ट्री तकनीक है उसमें अक्सर छोटे मोटे सुधारों और परिवर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। इसे बुनाई के पैटर्न को दोहराकर कशीदे की तरह किया जाता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रफू। और कश्मीर में कशीदाकारों को अब भी क्या कहा जाता है? डार्नर यानी कि रफूगर। रफूगर हम कैसे कहते हैं? हमारे घर में कोई कपड़ा फट जाता है या कोई ऐसा अनुपयोगी वस्त्र है जिसकी मरम्मत करवानी है ज़रूरी, तो हम किसको देके आते हैं? रफूगर को, जो क्या करता है बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उसी वस्त्र के धागों का प्रयोग करके अपनी कला दिखाकर
उस दोष को, उस फटे हुए भाग को, उस घिसे हुए भाग को छुपा देता है। उस कला को हम क्या कहते हैं? रफू। और उसको करने वाले को क्या कहा जाता है? रफूगर। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो बुनाई में ट्विल टेपेस्ट्री तकनीक होती है उसमें क्या किया जाता है? छोटे मोटे सुधार और परिवर्तनों की ज़रूरत होती है और इसे बुनाई के पैटर्न को दोहराकर कशीदे की तरह किया जाता था। यानी कपड़े में जो मूल बुनाई होती है उसी पैटर्न को दोहराया जाता है, किसमें? रफू के दौरान। अब हम बात कर रहे हैं सुजनी की, हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं जलकदोजी की। जलकदोजी में क्या होता है? ये एक चैन स्टिच की कशीदाकारी है जो आरी द्वारा किया जाता है। आरी एक हुक होता है जो कि मुख्यतः मोचियों द्वारा प्रयोग किया जाता है और आरी का प्रयोग करके जलकदोजी बनाई जाती है। शुरू में यह मुख्यतः नमदों पर किया जाता था, लेकिन अब शॉल सहित हर तरह के कपड़ों पर किया जाने लगा है। हम जलकदोजी की बात कर रहे हैं। जब पहले इसका प्रारंभ हुआ तो ये मुख्य रूप से किस पर किया जाता था? नमदों पर। लेकिन अब हर तरह के कपड़ों पर, फिर चाहे वो शॉल हो या हमारे कोई घरेलू वस्त्र हो, सब पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब तक हमने जितने भी कशीदों की बात की उनसे भिन्न कश्मीर का जो कशीदा है एक वाणिज्यिक गतिविधि है जो पुरुषों द्वारा की जाती है। इस कारण ये क्रेताओं की मांग को पूरा करती है। देखिए, हमने बहुत सारे कशीदों की बात की और हमने बात की ये मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था और आज भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन कश्मीर का जो कशीदा है यह पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसी कारण से जितने भी बायर्स हैं उनकी मांग को पूरा किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं चिकनकारी की। अभी थोड़ी देर पहले हम कश्मीर में थे, अब हम कहाँ पर आ गए हैं? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो चिकनकारी है वह कशीदा है जिसका वाणिज्यकरण बहुत आरंभिक अवस्था में हो गया था, यानी कि स्टार्टिंग में ही ये कमर्शलाइज्ड हो गया था। यह काम मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके जो मास्टर शिल्पकार हैं और व्यापार के आयोजक हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? पुरुष ही होते हैं। अधिकतम पुरुषों द्वारा मुख्य रूप से इसमें कार्य किया जाता है। लखनऊ को इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। चिकनकारी का मुख्य केंद्र आपसे पूछा जा सकता है तो हम क्या लिखेंगे? लखनऊ। ठीक है बच्चों, देखिए इस लेसन में मुख्य रूप से आपसे जगह का नाम और क्षेत्र पूछे जाएंगे कि ये जो कशीदाकारी है, ये जो रंगाई है, ये जो क्षेत्र है, इस तरह से अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर छोटी छोटी डिटेल आपको नोट करनी है और लर्न करनी है। शुरू में यह सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे से किया जाता था। आपने देखा भी होगा आज भी बहुत सारी जगह पर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो अपने परिधानों में चिकनकारी को बहुत अधिक महत्व देती हैं, उन्हें बहुत अधिक पसंद है। सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद ही धागे से इस तरह के कशीदे का प्रयोग किया जाता है। इसमें पैदा होने वाले मुख्य प्रभाव हैं कपड़े की उल्टी ओर से किए गए कशीदे का कार्य, कशीदे के द्वारा कपड़े के धागों को कसकर जाल की तरह बनाई गई ज़मीन और चावल या बाजरे के दानों से मिलते जुलते गांठ वाले स्टिच द्वारा कपड़े की सीधी और उभरे हुए पैटर्न। ये अलग अलग प्रभाव हैं किसके? चिकनकारी के। पहले नंबर पे कौन सा है कि कपड़े की उल्टी ओर से किए गए कशीदे का कार्य, यानी सीधी ओर से नहीं उल्टी ओर से एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया जाता है। इसका एक और प्रभाव है कपड़े के जो धागे हैं उनको कस कर जाल की तरह एक सरफेस बना दिया जाता है, एक ज़मीन के जैसे बना दिया जाता है। इसका एक और प्रभाव क्या है? ऐसे गांठ बनाए जाते हैं जो चावल या बाजरे के दानों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल चावल के दाने हैं या बाजरे के दाने हैं। उस स्टिच द्वारा कपड़े की सीधी और कुछ पैटर्न होते हैं जो थोड़े से उभरे हुए होते हैं। ये अलग अलग प्रभाव हैं किसके? चिकनकारी के। पिछले कुछ वर्षों से डिज़ाइनों में जरी के धागों का, छोटे मनकों और चमकीले सितारों का भी समावेश किया जाने लगा है। शुरू में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो जो समय आगे बदल रहा है तो इसमें किसका प्रयोग किया जाने लगा है? जरी के धागों का भी, मनकों का भी और कुछ चमकीले सितारों का भी इसमें प्रयोग किया जाने लगा है। क्योंकि यह एक वाणिज्यिक गतिविधि है, अतः फैशन के साथ डिज़ाइनों में और शैलियों में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन समय की मांग है।
इसलिए चिकनकारी में भी अलग अलग तरह की वस्तुओं का प्रयोग अब होने लगा है। अब हम बात कर रहे हैं गुजरात के कशीदे की। हम कश्मीर से चले यूपी में और अब हम कहाँ पर आ गए हैं, गुजरात में। हम बात कर लेते हैं, यह मुख्यतः खाना बदोश जनजातियों का प्रदेश रहा है जो विभिन्न संस्कृतियों के डिज़ाइनों और तकनीकों के सम्मिश्रण के लिए प्रख्यात है। खाना बदोश यानी कि नोमैडिक ट्राइब्स। मैंने पहले भी आपको इसका मतलब बताया था। नोमैडिक क्या होता है, खाना बदोश, जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ रह रहे हैं, कल वहाँ रह रहे हैं, इधर से उधर जो प्रवास करते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं खाना बदोश। तो ये मुख्यतः किसका प्रदेश रहा है, खाना बदोश जनजातियों का, और बहुत सारी संस्कृतियों के डिज़ाइनों का और टेक्निक्स का ये मिक्सचर है। यहाँ कशीदे का प्रयोग जीवन के सभी पहलुओं के लिए किया जाता है। तोरण या पच्ची पट्टियों के साथ द्वारों की सजावट। अब देखिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नाम आ रहे हैं, आपको लर्न करना है। तोरण और पच्ची पट्टियाँ किसके लिए प्रयोग में की जाती हैं? ये तोरण और पच्ची पट्टियाँ द्वारों की सजावट के लिए, दरवाज़ों की सजावट के लिए। आज भी बहुत सारी जगह पर दरवाज़ों के लिए, द्वारों की सजावट के लिए तोरण का प्रयोग किया जाता है और पच्ची पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। चकलों या चंदोवों के साथ दीवारों की तथा गणेश स्थापना। विभिन्न जनजातियों की विशिष्ट शैलियों में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की पोशाक, पशुओं, घोड़ों, हाथियों के लिए आवरण भी बनाए जाते हैं। हमने बात की कि तोरण की और पच्ची पट्टियों की, और क्या किया जाता है, चकलों और चंदोवों के साथ दीवारों की। गणेश स्थापना किसमें महत्वपूर्ण है? देखिए ये जो नोमैडिक ट्राइब्स है, खाना बदोश जीवन शैली है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अलग अलग जो जनजातियां हैं उसमें जो पुरुष हैं, महिलाओं की पोशाक है, बच्चों के वस्त्र हैं, या जो घोड़े, हाथी, इनके जो आवरण बनाए जाते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अनेक कशीदों को जनजातियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिस जनजाति में वो कशीदा किया गया उसी में फिर वो उस नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे महाजन, राबरी, मोची भारत, कन्वी भारत और सिंधी, ये सारे किसके नाम हैं? कशीदों के नाम हैं। ठीक है। प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश रंग चटकीले और शौक होते हैं, यानी इसमें ब्राइट ब्राइट कलर्स का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में एप्लिक काम की अपनी ही शैली है। क्या होता है एप्लिक? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। एप्लिक एक तरह का पैच वर्क है जिसमें अलग अलग डिज़ाइनों वाले कपड़े के टुकड़े और अलग अलग आकारों और आकृतियों में काटे जाते हैं और प्लेन पृष्ठभूमि पर सिल दिए जाते हैं। यानी क्या हुआ, ये हमारा एक कपड़ा है और हमने छोटे छोटे अलग अलग डिज़ाइनों वाले टुकड़े ले लिए, उनको अलग अलग आकार में काट लिया। हमने इस आकार में काट लिया, इस तरह से काट लिया, इस तरह से काट लिया, और अब ये जो पैच हैं ये यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन में बना दिए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एप्लिक। आपसे पूछा जा सकता है एप्लिक के बारे में। ठीक है। इसका प्रयोग अधिकतर घरेलू वस्तुओं के लिए किया जाता है। सौराष्ट्र और कच्छ का मनके का काम भी एक महत्वपूर्ण कला है। यह कशीदा नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है सौराष्ट्र और कच्छ के मनके के काम के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे कि यह कशीदा नहीं है, लेकिन बर्तनों, लटकनों, बटुओं आदि के लिए जो आवरण बनाए जाते हैं, जो उनके कवर्स, जो उनके केस बनाए जाते हैं, उनको बनाने हेतु धागों के एक जाल द्वारा भिन्न भिन्न रंगों के जो मनके हैं उनको आपस में गूंथ दिया जाता है। उनका जो आपस में अंतर ग्रंथन है वो क्या है? सौराष्ट्र और कच्छ के मनकों का काम है। गुजरात और राजस्थान की सीमा में निकटता है। राजस्थान में भी जनजातीय आबादियां हैं, अतः उनका कशीदा जो है वो भी समान शैली का है, क्योंकि आपस में सीमाएं एक साथ है तो कशीदे की जो शैली है वो भी समान हो गई। प्रयुक्त रंगों तथा मोटिफों में भिन्नता जनजातियों के बीच के फर्क और उन अवसरों के अनुसार होता है जिनके लिए उन्हें बनाया जाता है। यानी क्या पर्पज़ है जिसके लिए बनाया जा रहा है, तो उससे फिर शैलियों में भी भिन्नता आने लगती है। अब हम बात कर लेते हैं चंबा रुमाल की। हम गुजरात से अब कहाँ पहुँच गए हैं? हिमाचल में।
हिमाचल प्रदेश में चंबा के पूर्व पहाड़ी राज्य के चंबा रुमाल मुख्यतः उपहारों की ट्रे को ढकने के लिए बनाए जाते थे। देखिए, आपने देखा होगा आज भी जब किसी को उपहार दिया जाता है तो उस ट्रे को बड़ा सुंदर सजाया जाता है जिसमें उपहार को भेंट दिया जाता है। तो हिमाचल में भी ऐसा ही होता था कि जब भी किसी को उपहार दिया जाता था तो उस ट्रे को ढकने के लिए चंबा रुमाल का प्रयोग किया जाता था जब वे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या विशेष अतिथियों को प्रस्तुत किए जाते थे। उन पर पहाड़ी चित्रकारी जैसे पौराणिक दृश्य होते थे और बाहर की जो रेखा थी, बहिरेखा यानी बाहर की जो रेखा थी, उसमें रनिंग स्टिच का प्रयोग किया जाता था और भराई में डाउन स्टिच का। उत्तम रूप से कपड़े के दोनों ओर वही दृश्य दिखाई देते थे। यानी हम चाहे कपड़े को सीधा करके देखें या उल्टा करके देखें, कुछ प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते थे। अलग अलग स्टिच का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो बाहर की रेखा थी उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? रनिंग स्टिच का। और उसको फिल करने के लिए यानी उसकी भराई करने के लिए, फिलिंग करने के लिए कौन से स्टिच का, कौन से टांके का प्रयोग किया जाता था? डाउन स्टिच का। ये भी क्वेश्चंस छोटे छोटे आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब कुछ चित्र हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। कि देखिए, ये कनिठा कढ़ाई का एक एग्जाम्पल है। ये है हमारी चिकनकारी। हमने जो बात की थी चकला की और तोरण की, तोरण जिसका हमने प्रयोग किया था द्वार की सजावट के लिए, ये कसूती कढ़ाई है और ये भी किसका उदाहरण है? चिकनकारी का। तो ये थी हमारी कशीदाकारी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की। भारत में सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते हैं जिनमें उनके सौंदर्य और दस्तकारी के लिए विश्व भर में मान्यता मिली है। आज जो भारत के वस्त्र हैं उनका पूरे विश्व भर में निर्यात होता है। पूरे विश्व में भारत के वस्त्र जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। बार बार और लगातार हमलों, प्रवसन, राजनीतिक उथल पुथल और अन्य उतार चढ़ाव के फलस्वरूप संश्लेषण हुआ जिसने भारत के वस्त्र शिल्प को समृद्ध किया। देखिए, क्या होता था, आपको भी पता है कि पहले जो भारत था वो आज़ाद देश नहीं था। बार बार यहाँ पर हमले होते थे, बार बार प्रवास किया जाता था और बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल हुई और बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। लेकिन इन सब के कारण क्या हुआ? जो भारत का वस्त्र शिल्प है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। भारत में प्रचलित कला के समसामयिक रूप की समृद्धि और विविधता का श्रेय बहुत हद तक इसकी मिट्टी पर असंख्य सांस्कृतिक वंशों के सह अस्तित्व को जाता है। यानी भारत में जो कला प्रचलित है, उसकी जो विविधता है, उसकी जो समृद्धि है, उसका श्रेय हम किसको दे सकते हैं? कि भारत में बहुत सारे जो कल्चर्स हैं, बहुत सारे जो सांस्कृतिक वंश हैं वो निवास करते हैं, उनका सह अस्तित्व है। इसीलिए ये जो परंपरा है बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गई। भारत में विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों की कपड़ा उत्पादन के साथ जुड़ी हुई युगों पुरानी परंपराएं हैं और यह विभिन्न रेशा वर्गों के रूप में है। सूत, रेशम, ऊन, विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं के रूप में कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई और पृष्ठ अलंकरण प्रमुख हैं। हमने हमारे पूरे लेसन के दौरान इन सब की बात डिटेल में कर ली है। बदलते हुए समय के साथ उत्पादन केंद्रों ने रंग, डिज़ाइन और अलंकरण और विशिष्ट उत्पादों के लिए अनेक उपयोग की दृष्टि से स्वयं अपने सिद्धांत बना लिए हैं। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता गया ये जो वस्त्र परंपराएं थी उनमें भी धीरे धीरे चेंज आता गया और जो उत्पादन केंद्र थे उन्होंने रंग, डिज़ाइन और सजावट की दृष्टि से, अलग अलग उपयोग की दृष्टि से अलग अलग उत्पादों के लिए अपने कुछ सिद्धांत अपना लिए और भारत की जो वस्त्र परंपराएं हैं वो बनी हुई हैं। नए डिज़ाइनों के विकास ने युगों पुरानी परंपराओं के केवल समृद्ध किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ नई परंपराएं आ गई, न्यू टेक्निक्स आ गई, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई तो पुरानी परंपराएं मिट्टी में मिल गई। इससे बल्कि उल्टा ही हुआ है। पुरानी जो परंपराएं हैं वो और ज़्यादा समृद्ध होती जा रही हैं और ज़्यादा उनका जो अस्तित्व है गहरा होता जा रहा है। असंख्य सरकारी और बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं और बहुत सारी शैक्षिक संस्थाएं हैं जो मिलकर वस्त्र परंपराओं को संरक्षित, पुनर्जीवित कर रही हैं और समसामयिक बना रही हैं। तो ये थी हमारी भारत की वस्त्र परंपराएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।